रिकॉर्ड। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने फिश के स्किन के बारे में पढ़ा था। ये कंपैरेटिव एनाटॉमी का अनदर टॉपिक है, एम्फीबियन स्किन। हमने साइक्लोस्टोम पढ़ लिया, फिर फिश पढ़ लिया, आज एम्फीबिया पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेट्स भी देखा था हमने। एम्फीबियन स्किन एम्फीबियन स्किन में हम बना रहे हैं टिपिकली एक फ्रॉग का स्किन। देखते हैं एक फ्रॉग के स्किन में क्या क्या पार्ट होता है। फ्रॉग का स्किन भी मल्टी लेयर्ड होता है। बाहर डेड सेल्स के लेयर होते हैं। ये मैं डेड सेल्स दिखा रहा हूँ। और ये म्यूकस ग्लैंड है। मैंने पहले भी बताया था म्यूकस का क्या काम है। और म्यूकस ग्लैंड के अलावे एम्फीबियंस में एक टिपिकल ग्लैंड पाया जाता है, पॉइजन ग्लैंड। मोस्ट एम्फीबिया में कुछ पॉइजन ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, कुछ कम टॉक्सिक होते हैं। जैसे मैंने बताया था, डार्टर फ्रॉग है जो अमेज़न में पाया जाता है और कई जगह पाया जाता है, बट अमेज़न में वो सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ के ट्राइब्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर डार्टर फ्रॉग पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ के ट्राइबल्स शिकार के लिए यूज करते हैं इस फ्रॉग के स्किन को, इस पॉइजन को। एक्चुअली हम म्यूकस बना रहे हैं। और जो सबसे नीचे का लेयर है वो एडिपोज टिश्यू का लेयर है। ये एक टिपिकल एम्फीबियन स्किन है। अब हम इसका लेबल करते हैं। जो सबसे अपर लेयर है, ये पूरा लेयर यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये लेयर है, इसको कहते हैं स्ट्रेटम मालपेजी। इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहा जाता है। मैंने फिश में भी बताया था इस लेयर के बारे में। और इसमें भी ब्लड वेसल्स दिखाई देते हैं, इससे ब्लड कैपिलरीज। एक्चुअली ब्लड वेसल्स तो माइक्रोस्कोप में काफी बड़ा दिखाई देगा। है ब्लड कैपिलरीज।
और जस्ट मालपीजी लेयर के नीचे ऐसे मेलेनोसाइट्स भी पाए जाते हैं। मेलेनोसाइट्स तो इसी लेयर में होते हैं स्ट्रेटम मालपीजी में। ये क्रोमैटोफोर्स हैं, ये भी पिगमेंट सिंथेसाइज करते हैं मेलेनोसाइट की तरह, क्रोमैटोफोर्स। ये जो दोनों लेयर है, ये दोनों लेयर मिलके बनाता है एपिडर्मिस। और ये जो लेयर है नीचे का, ये है डर्मिस। ये है पॉइजन ग्लैंड, और ये है ब्लड कैपिलरीज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ब्लड कैपिलरीज। और ये एडिपोज टिश्यू का लेयर है, और ये है म्यूकस ग्लैंड। ये हम देख रहे हैं एक टिपिकल एम्फीबियन स्किन। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर मोस्ट लेयर है, ये सब लेयर है एक्चुअली एपिडर्मिस का। इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं। ये इम्परवियस होता है, मतलब वाटर इसको क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये फिश में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और जो डर्मिस है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और उसमें कोई भी कोलेजन नहीं पाया जाता, कोई भी कोलेजन का लेयर नहीं है। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो लैंड पे रहने के लिए एक सर्वाइवल फीचर है, क्योंकि एम्फीबियंस ही है जो फर्स्ट लैंड वर्टेब्रेट्स हैं जो पानी से जमीन पर आए हैं। तो ये क्या है? सर्वाइवल फीचर्स है, सर्वाइवल फीचर ऑन लैंड। डेजर्ट एनिमल या रेप्टाइल्स हो गए, जैसे छिपकली और सांप, उसके पास भी एक थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। इसका स्ट्रेटम कॉर्नियम उतना थिक नहीं होता, बट रेप्टाइल का और ज्यादा थिक होता है। कोई भी यूनिसेल्युलर ग्लैंड नहीं पाया जाता है इस स्किन में, ध्यान से देखना। जैसे ये म्यूकस ग्लैंड है, तो फिर पॉइजन ग्लैंड, ये यूनिसेल्युलर नहीं है, मल्टी सेल्युलर ग्लैंड है। फिश में यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स भी थे, और इवन कि उससे पहले भी यूनिसेल्युलर ग्लैंड थे, बट यहाँ पे सभी ग्लैंड क्या हुए हैं? मल्टी सेल्युलर हो गए हैं। फिश में जो म्यूकस ग्लैंड था, याद होगा तुमको मैंने सिर्फ एक सेल का बनाया था, तो वो यूनिसेल्युलर था। यहाँ पे सारे ग्लैंड मल्टी सेल्युलर हैं। और पॉइजन ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो मोस्टली पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, और एक क्रोमैटोफोर्स एक्चुअली 4 तरह के होते हैं। ये क्रोमैटोफोर्स, इसको लेबल, ये है क्रोमैटोफोर्स। इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक हो गया मेलानोफोर्स, जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, दूसरा हो गया इरिडियोफोर्स, IRIDIOPHORES, इरिडियोफोर्स। तीसरा है अरिथ्रोफोर्स। जो इरिडियोफोर्स है वो ब्लू और ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। अरिथ्रोफोर्स रेड कलर, और जेंथोफोर्स येलो कलर। तो ये 4 तरह के कलर प्रोड्यूस करने वाले क्रोमैटोफोर्स होते हैं। तो ये एक टिपिकल एम्फीबियन स्किन है, जो कि मॉडिफिकेशन शो करता है एज अ लैंड एनिमल, क्योंकि फिश जब जमीन पर आ गया, मतलब जब उसका इवोल्यूशन हो गया एक्वाटिक एनिमल्स एज अ फिश, और ये हैं एम्फीबियंस जो हैं टेट्रापोड्स, टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स। तो जब एज अ टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड इनमें स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जाता है, जो काफी थिक होता है, और इनके ग्लैंड्स मल्टी सेल्युलर हैं। यही 2 फीचर इसमें यूनिक है, इसके पिछले वाले सभी वर्टेब्रेट से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेप्टिलियन स्किन। ये हो गया एम्फीबियन स्किन। अब देखते हैं रेप्टिलियन स्किन।
आज रेप्टिलियन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मैमालियन स्किन देखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ कंपैरेटिव एनाटॉमी के एस्पेक्ट से नहीं पढ़ेंगे। मैमालियन स्किन को थोड़ा हम एज अ फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट से भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो तुम लोगों को उसमें भी पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं वो भी ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं रेप्टिलियन स्किन। रेप्टिलियन स्किन, रेप्टिलियन स्किन में मल्टी लेयर एपिडर्मिस होता ही है। इसका स्ट्रक्चर मोस्टली मिलता जुलता है एम्फीबियन से, बस इसके एपिडर्मल पार्ट के बाहर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, थिक स्केल्स। इसलिए समझिए पूरा एपिडर्मिस उसी के जैसा है, एम्फीबियंस के जैसा, बट इसमें आउटर साइड में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम वही मालपीजी है। मल्टीपल लेयर होता है यहाँ भी स्ट्रेटम, बट क्योंकि इनके बॉडी के बाहर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें ज्यादा ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते स्किन में। किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ होते हैं न्यूट्स होते हैं जो बॉडी से स्लाइमी स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, बट स्किन पे ग्लैंड कम होते हैं। ये एक्चुअली वाटर कंजर्विंग मैकेनिज्म है इनका। थिक स्किन के चलते कम वाटर लॉस करते हैं। और इसी तरह नीचे एडिपोज टिश्यू का लेयर होता है। ये लेयर जब हाइबरनेशन का टाइम आता है, विंटर के समय जब रेप्टाइल लोग हाइबरनेट करते हैं, तो वो ये लेयर ज्यादा थिक हो जाता है। तो ये एक टिपिकल रेप्टिलियन स्किन है, जो कि एग्जैक्टली सेम होता है एम्फीबियन की तरह, लेकिन इसके बाहर साइड में एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। इसके कुछ फीचर पढ़ते हैं। ये पहले एनिमल है जो जमीन पर अंडा देते हैं। एम्फीबियंस पानी में अंडा देते हैं और रेप्टिलियन जमीन पर अंडा देते हैं। ये एक फीचर है जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया को अलग करता है, क्योंकि लोग जैसे कहते हैं एम्फीबियन वो जानवर है जो जमीन पानी दोनों पर रह सकते हैं, इसलिए उनको एम्फीबिया कहा जाता है। जैसे जो मैमल्स भी जमीन पानी दोनों पे रहते हैं उनको भी एम्फीबियन मैमल्स कह सकते हैं, बट जो टिपिकल एम्फीबिया ग्रुप है वो कैसे पता चलेगा कि वो एम्फीबियंस हैं? वो जमीन पर आते जरूर है, लेकिन अपना एग हमेशा पानी में ही देते हैं। लेकिन रेप्टिलिया पहले जानवर है जो अपना अंडा जमीन पर देते हैं। तो ये एक फीचर है। जैसे कछुआ पानी में रहता है लेकिन अंडा देने जमीन पर आता है, मगरमच्छ पानी में रहता है लेकिन अंडा देने जमीन पर आता है। ये प्रूफ करता है कि उसको हम एम्फीबियन नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि वो हमेशा एग ले करने जमीन पर आता है। तो ये एक फीचर है जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया को अलग करता है। और एम्फीबिया, क्योंकि इसके एग के बाहर शेल होता है रेप्टिलिया के एग के बाहर, इसलिए जमीन पर वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन एम्फीबियन के एग के बाहर शेल नहीं होता, उनका एक ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उनको एग देने के लिए पानी में जाना पड़ता है। और रेप्टाइल के एग में शेल होता है, ये मैंने बताया। और शेल के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड ही उसको नॉरिश करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और सूखने से, ड्राई होने से, मरने से, डेसिकेशन से बचाता है। यही अडेप्टेशन है जिसके चलते जो रेप्टाइल्स है वो एम्फीबिया से ज्यादा डिस्पर्स है जमीन पर। जो एम्फीबियंस वो पानी या पानी के आसपास ही रहते हैं, लेकिन रेप्टिलिया दूर रेगिस्तान में भी पाए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे
डेजर्ट लिजर्ड है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये जो इनके एग में ये जो डेवलपमेंट है जिसके चलते इनका एग डेसिकेटेड कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है ड्राई कंडीशन में। तो ये रेस्पॉन्सिबल है रेप्टिलिया का वाइट डिस्पर्सल में। रेप्टिलियन स्किन का ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया एम्फीबियन से सेम टू सेम मिलता है, बट इसका जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ये, क्योंकि स्केल से इसका साइज काफी बड़ा है इसलिए ये मैंने छोटा बनाया, लेकिन ये एम्फीबिया से थिक होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये एम्फीबिया से ज्यादा थिक होता है और ये एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। ग्लैंड इसमें से गायब हो गए हैं जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ग्लैंड से जो भी चीज सीक्रेट होता है उसके लिए वाटर चाहिए और इनका बॉडी से वाटर लॉस ना हो, ये वाटर को कंजर्व करते हैं। तो वाटर कंजर्व करने के लिए क्या है कि इसमें ग्लैंड का लॉस हो गया है, नो ग्लैंड। बहुत कम तरह के ग्लैंड इनमें पाए जाते हैं, जिनमें भी ग्लैंड मिलते हैं। एक ओडोरिफेरस ग्लैंड पाया जाता है, बट ये पूरे बॉडी पे नहीं पाया जाता, बॉडी के किसी किसी पार्ट में पाया जाता है। और दूसरा है फीमोरल ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड इनका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओडोरिफेरस ग्लैंड एज अ एक फेरोमोन जैसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि मेट अट्रैक्शन में हेल्प करता है। और फीमोरल ग्लैंड एक स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कॉपुलेशन के समय अपने पार्टनर को होल्ड करके रखने के लिए यूज होता है। तो यही दो ग्लैंड्स है जो पाए जाते हैं, और ये भी पूरे बॉडी में नहीं पाए जाते, बॉडी में कहीं कहीं भी पाए जाते हैं। ओडोरिफेरस ग्लैंड जैसे कि जॉ के पास पाया जाता है, और फीमोरल ग्लैंड हमेशा थाई रीजन में पाया जाता है, जांघों के पास, लिजर्ड में। ठीक है, तो इसमें ग्लैंड भी एब्सेंट हो गया है। म्यूकस ग्लैंड स्किन पे नहीं पाया जाता, और ना ही कोई पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है मोस्टली। और जो स्केल्स भी होता है वो स्केल्स जो है टिपिकल स्केल, वो टर्टल में बहुत ज्यादा थिक हो जाता है और काफी मॉडिफाइड है। एक जो टर्टल का स्केल है सिर्फ टर्टल ही है जिसमें मगरमच्छ के स्केल से भी हार्ड होता है टर्टल का स्केल। पुराने जमाने में टर्टल के स्केल को ढाल बनाने के लिए भी यूज किया जाता था, जो कि लड़ाई के समय राजा महाराजा और उनके सैनिक यूज किया करते थे। तो एक्चुअली ये जो क्रोकोडाइल और टर्टल का स्केल है वो डर्मिस को टच करता है। इसमें दो पार्ट होता है, डर्मल प्लेट और एपिडर्मल प्लेट। ओके, तो ये एक स्केल का टिपिकल स्ट्रक्चर है जो कि क्रोकोडाइल और टर्टल में काफी थिक होता है और क्रोकोडाइल में कुछ ज्यादा ही थिक होता है। ये हो गया हमारा रेप्टाइल का स्किन। और आज हम जो लास्ट ऑर्गेनिज्म का स्किन देखने वाले हैं बर्ड्स का है। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा इसमें, मैमल का स्किन। तो अब हम देखते हैं बर्ड स्किन। जैसे रेप्टाइल में स्केल्स आ गया है, एपिडर्मल स्केल्स। बर्ड में एक यूनिक स्ट्रक्चर आ गया है जिसको हम कहते हैं फेदर्स। बर्ड का स्किन हम अलग से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बर्ड का स्किन और मैमालियन स्किन सेम है। बर्ड में एक बस अलग स्ट्रक्चर है कि बर्ड में बॉडी हेयर के बदले फेदर्स है और मैमल में सिर्फ हेयर है। इसलिए अभी हम सिर्फ फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब मैमालियन स्किन में ड्रॉ करूंगा तो वहां पे तुम लिख देना एग्जाम में, बर्ड्स स्किन एंड मैमल्स स्किन बोथ आर identical except mammalian skin has hair, and in case of birds in place of hair there is presence of feathers। वहां पंख पाए जाते हैं बाल के बदले। तो हम फेदर्स के बारे में देखते हैं, फेदर्स इन बर्ड्स।
इसमें भी ज्यादा ग्लैंड नहीं पाए जाते, जो कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो इनके स्किन में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पूरे बॉडी में ग्लैंड्स यहाँ भी नहीं पाए जाते, यूनिक लोकेशंस पे पाए जाते हैं। एक होता है यूरोपाइजल ग्लैंड, जिसको प्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। दूसरा है सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड, ये मोस्टली जो समुद्री बर्ड्स होते हैं ना उसमें पाया जाता है सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड। और तीसरा है पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। ये सिर्फ एक ही बर्ड में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है हुडेड पिट्ठू, हुडेड पिट्ठू। हुडेड पिट्ठू में सिर्फ ये पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। तो ये कॉमन नहीं है। सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड मैंने बताया मैराइन बर्ड्स में पाया जाता है मोस्टली, क्योंकि पानी बहुत सॉल्टी होता है, इसलिए वो अपने बॉडी से सॉल्ट को बाहर निकाल के अपने बॉडी का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखते हैं। और दूसरा है ये फर्स्ट है यूरोपाइजल ग्लैंड, ये मोस्ट बर्ड्स में पाया जाता है, ओके। और ये टेल रीजन में पाया जाता है। ये ऑयल जैसा सब्सटेंस सीक्रेट करता है। जैसे हम नहा धो के अपना बाल कंघी करते हैं, उसी तरह बर्ड्स भी बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने लुक को लेके। वो स्प्रिंग ग्लैंड से ऑयल निकाल निकाल के अपने पूरे बॉडी को ग्रूम करते हैं, अपने पूरे बॉडी को कॉम्ब करते रहते हैं। इसी ऑयल के कारण उनका बॉडी इतना चमकता रहता है। और मोस्टली ये ऑयल उनको ऐसे तो फेदर्स भी वाटर रेजिस्टेंट होता है, बट ये ऑयल क्या करता है, वो उन फेदर्स को ग्रूम भी करता है, ठीक है। तो इनको अलग से ऑयल लगाने का जरूरत नहीं पड़ता बॉडी पे, जैसे हम बाल पे लगाते हैं। ये प्रीन ग्लैंड्स ही ऑयल जैसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है और इस ऑयल को वो अपने पूरी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। प्रीन ग्लैंड टेल के पास प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, ये इसके बैक फेदर्स है, बैक फेदर्स को रेमिजेस कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने ड्राइंग बनाया ना, ऐसे तुम लोग भी एग्जाम में जिस टॉपिक पे तुम लोगों को बुक में ड्राइंग ना भी मिले, अपने कॉमन सेंस से ड्राइंग बनाना वहां पे। जैसे प्रीन ग्लैंड मैंने दिखाने के लिए बर्ड्स ही बना दिया, तो यहाँ पे प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, प्रीन ग्लैंड या फिर यूरोपाइजल ग्लैंड, ओके। अब हम फेदर्स के बारे में देखते हैं। ये तो हो गया बर्ड में कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं। अब देखते हैं फेदर्स। बर्ड्स में 3 तरह के फेदर्स पाए जाते हैं, और फेदर्स भी एपिडर्मल डेराइवेटिव है। मतलब जैसे स्केल्स एपिडर्मल था, मतलब एपिडर्मिस से ही प्रोड्यूस हुआ था, उसी तरह फेदर्स भी एपिडर्मल डेराइवेटिव, ओके, एपिडर्मल डेराइवेटिव्स। और फेदर्स 3 तरह के होते हैं बर्ड्स में, ओके। पहला है कॉन्टूर फीदर, दूसरा है डाउन फीदर, और तीसरा है हेयर फेदर्स। जो कॉन्टूर फेदर्स है उसको क्वेल फेदर्स भी कहा जाता है, डाउन फेदर्स को प्लूम्यूल्स कहा जाता है, और जो हेयर फेदर्स है उसको फाइलोप्लूम भी कहा जाता है, फाइलोप्लूम्स। हम अब फेदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैं एक टिपिकल फेदर ड्रॉ कर रहा हूँ। फेदर देखिए केले का पत्ता जैसा फील होता है। ये एक फेदर है, इसको लेबल करते हैं हम।
ये फूला हुआ पार्ट को कहा जाता है कैलेमस। ये जो सबसे नीचे का पार्ट है इसको कहा जाता है इंफीरियर अम्बिलिकस। इस पार्ट को कहा जाता है वेन, जो टैपरिंग पार्ट होता है। इसका सेंटर में एक ऐसे खोखला लाइन भी क्रॉस करता है, छोटा सा पाइप जैसा। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को रैकिस कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ, ये पूरा रैकिस ही है जो सेंटर से क्रॉस करता है। ये है इंफीरियर अम्बिलिकस और ये है सुपीरियर अम्बिलिकस। और इसको कहा जाता है बार्ब्स। और ये जो रैकिस के अंदर का हॉलो पार्ट होता है, मतलब रैकिस को जब तुम कट करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, अंदर से तो हॉलो होगा ही, बीच में भी ऐसे, जैसे ये रैकिस है इसको तुमने कट किया तो ऐसे सेमी सर्कुलर सा दिखाई देगा। यहाँ पे अगर 3D बनाते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो सेंटर का ये पार्ट है ना, इसको कहा जाता है अम्बिलिकल ग्रूव। अम्बिलिकल ग्रूव। तो ये एक टिपिकल फेदर है बर्ड्स का। और इसको जब हम देखेंगे और इनलार्ज करके, जैसे मैंने यहाँ पर अम्बिलिकल ग्रूव बनाया है, ये अम्बिलिकल ग्रूव है, ये रैकिस है। और जब हम फेदर्स को देखते हैं, बार्ब्स को देखते हैं, तो आगे का बार्ब अपने पीछे वाले बार्ब से फंसा हुआ रहता है, उनमें ब्रांचिंग होता है। बार्ब्स में ऐसे ब्रांचिंग होता है जो कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप के नीचे साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे ब्रांचिंग होता है और इन ब्रांच में छोटे छोटे हुक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे हुक जैसे। वो अपने आमने सामने वाले बार्ब, एक्चुअली ये बार्ब है और ये जो इसके ब्रांचिंग से इनको बारब्यूल्स कहा जाता है। और इसमें हुक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसी से ये एक बारब्यूल दूसरे बारब्यूल से लूजली अटैच्ड होता है। एक हुक ऐसे दूसरे हुक से फंसा हुआ रहता है, जिसके चलते फेदर अपना स्ट्रक्चर गेन करता है। क्योंकि उड़ने के समय पंख अगर सॉलिड होगा तो वो टूटने का ज्यादा चांस है, इसलिए ये टेम्पररी अटैचमेंट है थ्रू दीज हुक्स, जिसके थ्रू फेदर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होता है और इससे इसका जो इंटीग्रिटी है इनके फेदर्स का, वो भी बना हुआ रहता है। ये हमने देखा फेदर का स्ट्रक्चर। अब हम अलग अलग तरह का, ये तो टिपिकल फेदर है और ये जो टिपिकल फेदर हमने बनाया है यही है जो कॉन्टूर फेदर्स हैं। ओके, ये मैंने एक कॉन्टूर फीदर का स्ट्रक्चर बनाया है। और 3 तरह के कॉन्टूर फीदर्स होते हैं, तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, साइज अलग अलग होते हैं। रेमिजेस होते हैं जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टूर फीदर है, फिर रेक्ट्रिसेस जो टेल में प्रेजेंट होता है, और तीसरा होता है कोवर्ट्स जो बॉडी पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स भी जब शुरू बर्थ होता है किसी भी बर्ड का, उसके बॉडी पे सॉफ्ट फेदर्स होते हैं। ओके, तो ये मोस्टली डाउन फेदर्स ही होते हैं। इसमें इस तरह का लंबा सा रैचेस प्रेजेंट नहीं होता। डाउन फेदर्स को प्लूम्यूल्स भी कहा जाता है। ये फेदर्स कॉटन जैसे होते हैं, इनमें बारब्यूल्स और हुक्स प्रेजेंट नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, जैसे मुर्गी के बच्चे हैं, चिक्स जब पैदा होते हैं तो डाउन फेदर से ही कवर्ड होते हैं। डाउन फेदर का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। ये एक डाउन फेदर है, ऐसे सभी में होगा।
ये एक टिपिकल डाउन फेदर है। इसमें भी इंफीरियर अम्बिलिकस होता है और एक शाफ्ट होता है। तो ये एक डाउन फेदर है। तो डाउन फेदर भी हो गया। अब हम लास्ट में देखते हैं हेयर फेदर्स। ये जो हेयर फेदर्स है इसका काम जैसे मैमल में होता है उसी तरीके का है। ये हीट को प्रिजर्व करता है बॉडी में, और ये सबसे स्मॉलेस्ट फेदर होता है। ये पूरे बॉडी में लूजली स्कैटर्ड होता है और काफी सॉफ्ट फेदर्स है। ये नाक, आंख और उनके कान में प्रेजेंट होता है बर्ड्स में, और नाक, आंख, कान को डैमेज मतलब उसमें डस्ट आने से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बर्ड्स जब उड़ते हैं तो एयर में भी डस्ट होता है, तो ये फेदर उससे प्रोटेक्ट करता है। इस फेदर का भी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। ये इसका शाफ्ट है और बस कुछ ही बार्स प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा बार्स भी प्रेजेंट नहीं होते। बस ये हो गया हेयर फेदर्स। तो यही सारे फेदर्स हैं। फेदर्स मैंने बताया एपिडर्मल डेरिवेटिव है, और फेदर्स तीन तरह के होते हैं, कंटूर और डाउन फेदर्स और हेयर फेदर्स। कंटूर को क्विल भी कहते हैं, डाउन फेदर्स को प्लूम्यूल्स और हेयर फेदर्स को फाइलोप्लूम्स। तो कंटूर फेदर्स है वो तीन तरह के होते हैं, मैंने बताया। कौन कौन से? कोवर्ट्स, रैचेस और रेमिजेस। जो रेमिजेस होते हैं वो विंग्स में प्रेजेंट होते हैं, विंग्स, ये और ये सबसे बड़े होते हैं। रैचेस होता है, सॉरी रेक्ट्रिसेस होता है, ये रेक्ट्रिसेस है, वो टेल में प्रेजेंट होता है। और कोवर्ट्स प्रेजेंट होता है बॉडी पे, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फेदर्स का ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंट्रल ये जो है स्ट्रैंड ये रैचिस है, और ये खुला हुआ जो स्ट्रक्चर है नीचे वो कैलमस है। कैलमस में दो छेद होता है, नीचे वाला को इंफीरियर कैलमस कहते हैं और ऊपर वाले जो होल है उसको सुपीरियर कैलमस कहते हैं। बार्ब्स एक दूसरे से लूजली अटैच्ड होते हैं थ्रू हुक्स, और हर रैचिस के बीच में कर्व्ड पार्ट होता है, हॉलो पार्ट। हॉलो पार्ट के बाहर भी वो कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, जो जैसा मैंने यहाँ बनाया है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है अम्बिलिकल ग्रूव। और इसके अलावे डाउन फेदर्स और हेयर फेदर्स, उनका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, उसमें बार और बारब्यूल्स प्रोमिनेंट नहीं होते, और उनका काम इनके जो ये कंटूर फीदर्स है मोस्टली ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं, और डाउन फीदर, हेयर फीदर ये बॉडी को कवर करके रखते हैं। डाउन फीदर ड्यूरिंग बर्थ सबसे पहले फॉर्म होता है पूरे बॉडी में, और जो हेयर फीदर्स है वो मोस्टली नाक, आँख, कान में प्रेजेंट होता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। तो बर्ड का स्किन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मैमालियन स्किन पढ़ेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल क्लास दूंगा। तो ये क्लास यही एंड करते हैं।